हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है सीडीपीओ का, और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज पार्ट 1 लेक्चर 1। ये जो लेबर लॉ जो हम पढ़ा रहे हैं ये एक और सिलेबस में आपको बेनिफिट करेगा। यूपीएससी अभी ईपीएफओ एग्जाम निकाला है, कंडक्ट करवा रही है यूपीएससी, उसमें भी आप लोगों को लेबर लॉ पूछा जाता है और उसमें जो जितने भी हमारे लेक्चर बन रहे हैं और लेक्चर हम लोग आगे लेकर आएंगे सीरीज के तौर पे, वो आपको बेनिफिट करेगा। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉस। जनरली दो पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो दो पार्ट हैं इन्हीं से निकलकर जितने भी लेबर लॉ में जो राइट है, चाहे इंप्लॉयर्स के राइट हो, चाहे इंप्लॉय को राइट हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को राइट मिला हुआ है, वो सारे राइट इन्हीं से निकल कर आते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जनरली कोई भी एडवोकेट के पास अगर आप अपने लीगल राइट के लिए जाते हैं तो वो जब भी हमारा फंडामेंटल राइट हरास होता है तो रिट पिटिशन वो फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, क्योंकि लेबर लॉज में जितने भी फंडामेंटल राइट है अगर हमारा हरास हो रहा है लेबर के रिगार्डिंग तो हम रिट फाइल कर सकते हैं अपने राइट को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रेमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा वहां जो पार्ट है सोशल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस से निकलकर लेबर लॉ का सारा कॉन्सेप्ट आया है। लेबर लॉ में जितने भी राइट मिले हैं वो क्या चीज करने के लिए मिले हैं, उसका मेन मकसद क्या है, हमें अपने एक सोसाइटी में एक इकोनॉमिक जस्टिस रिफॉर्म्स लाना है और इकोनॉमिक जस्टिस स्टैब्लिश करना है। इसलिए लेबर लॉ में जितने भी राइट बनाए गए हैं वो सारे प्रेमेबल से निकल कर आए, और प्रेमेबल ये बताता है और लेबर लॉज में जितने भी उसको एक पावर देता है, जितने भी अथॉरिटी है कि आपको सोसाइटी में एक इकोनॉमिक जस्टिस एस्टैब्लिश करना है रिफॉर्म्स करके सोसाइटी को। क्लियर? देन आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट्स में हम देखेंगे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, 24 जितने भी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सारे लेबर लॉज के रिगार्डिंग डील करते हैं। आर्टिकल 14 को देखेंगे तो आर्टिकल 14 ये बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। मींस अगर कोई मैनेजमेंट के सीएफओ है या सीईओ है या कोई एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, उनके लिए लॉ बराबर रहेगी। मींस अगर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर पास होती है कोई भी मैनेजमेंट के द्वारा तो देन लॉ दोनों के लिए सेम ही बनेगी। ये नहीं कि सीईओ सीएफओ का रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे होगा या उनकी शिफ्ट जो टाइमिंग होगी, अगर मान लीजिए जनरली फैक्ट्रीज एक्ट में काम करना 8 घंटे जरूरी है, तो ये नहीं कि एम्प्लॉय जो है नॉर्मल जो वर्कमैन है वो 8 घंटे या 12 घंटे काम करेंगे न्यू लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, और सीईओ सीएफओ वो 2 ही घंटे काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और वो राइट जो है वो हमें आर्टिकल 14 से मिलते हैं। अगर ये राइट हरास हो रहा है तो कोई भी ट्रेड यूनियन हाई कोर्ट में लेबर लॉ के हरास के रिगार्डिंग वो रिट फाइल कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी कहीं भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, मान लीजिए कोई दिल्ली मेट्रो लग रहा है या कहीं पटना मेट्रो में अभी पटना रेल प्रोजेक्ट आ रही है या अहमदाबाद मेट्रो में अहमदाबाद रेल प्रोजेक्ट आ रही है गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, तो वहां जो है वहां जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहां जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलेगा सभी को बराबरी मिलेगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एसटी एससी, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाई हुई है उसके अलावा कोई भी हम भेदभाव नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में। तो वो जो पावर हमें जो राइट मिलते हैं वो राइट आर्टिकल 16 से मिलते हैं। देन आफ्टर दैट आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग हाल फिलहाल में केस सुने होंगे कि मारुति के जो फैक्ट्रीज है वहां हड़ताल हो रहा है, ट्रेड यूनियन लोग स्ट्राइक कर दिए हैं। तो वो जो ट्रेड यूनियन का क्या फैक्ट्री में जो ट्रेड यूनियन हड़ताल कर दी तो क्या सीएफओ उनका कॉलर पकड़े और भगा दे कि नहीं चल तू निकल, तो वो लोग जो वो बोल सकते हैं वहां पे ट्रेड यूनियन के जो लीडर है कि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 से आया है, ट्रेड यूनियन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। आप कहीं भी कैसे भी अपना अपने स्पीच को और अपने जो आपके विचार हैं या अगर आपके राइट्स हरास हो रहे हैं तो वो आप उसको किसी भी स्ट्राइक से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और स्ट्राइक का जो अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो हम लोग लेक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि गो डाउन स्लो, पेन ड्रॉप एंड दिस टाइप्स ऑफ स्ट्राइक होते हैं।
तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें जो जिंदा रहने के लिए जो जो जरूरी है, ये नहीं कि अगर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में आप लोग देखते होंगे ओएनजीसी में जो सब लोग कोई तेल निकालते हैं तो उनको एक प्रोटेक्शन किट दिया जाता है, उनको एक पर्सनल लिबर्टी के तहत सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। ये नहीं कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आप उसको मार दीजिए पैसे के चलते, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो वो जो राइट्स है वो आर्टिकल 21 से आता है। देन आफ्टर दैट आर्टिकल 23। आप लोग आर्टिकल 23 के बारे में आप लोग अब्राहम लिंकन के बारे में जानते होंगे, जो बंधुआ मजदूर या दास प्रथा को खत्म किए। साउथ अफ्रीका में जो काले लोगों को दास बनाया जाता था गोरे लोगों के मतलब गोरे लोगों के द्वारा, जो व्हाइट मैन होते थे वो ब्लैक मैन को दास बनाते थे, तो फोर्स्ड लेबर होते थे, वो जो है वो खत्म हुई अफ्रीका में। और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ही ये आर्टिकल को एडॉप्ट किया गया, आर्टिकल 23 को। और वो आर्टिकल 23 ये बताता है कि फोर्स्ड लेबर जो है इंडिया में प्रोहिबिट है, अगर कोई करता है तो वो जुल्म है और आपको सजा हो सकती है। अगर आपको कोई फोर्स्ड लेबर करता है, कोई आपको फोर्स करता है कि नहीं आप काम करो इतने ही पैसे में ये करो बिना आपकी मर्जी से, तो वो उसके रिगार्डिंग आप रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। एक्सेप्ट अगर आप लोग एक जनरल नॉर्म्स देखते होंगे कि टीसीएस और विप्रो लोग बॉन्ड्स बनाते हैं, जनरली बॉन्ड्स बनाते हैं 5 साल 10 साल, तो वहां पे आप सोचिएगा कि आर्टिकल 23 क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा, तो वहां पे दोनों का मर्जी रहता है, वहां पे दोनों का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का मर्जी रहता है, तो वो फोर्स्ड लेबर के जो क्राइटेरियाज है, नॉर्म्स है, उसको फॉलो अप नहीं करते, इसलिए वहां पे वो लीगल है। और यहां पे अगर आपके बिना मर्जी से आपको कोई काम करवा रहा है, आपसे कोई मजदूरी करवा रहा है, तो वो फोर्स्ड लेबर कहलाएगा, जिसको हम लोग बंधुआ मजदूर बोलते हैं। देन आगे नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 आप लोग 14 साल के बच्चे को कहीं काम करते देखते हैं तो वो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट में आ जाता है। तो वही आर्टिकल 24 बताता है प्रोहिबिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड बिलो देन 14 ईयर्स। 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको काम करना सकती है, काम आप नहीं कर सकते। आप देखिए एक यहां कॉन्ट्राडिक्शन है, आर्टिकल 24 में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट तो बताता है, लेकिन आप फैक्ट्रीज एक्ट में देखेंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 48 समथिंग है, आप वहां देखिएगा कि एक सब सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप 14 साल के बच्चे लोग काम कर सकते हैं और वो हाफ शिफ्ट में कर सकते हैं, चाइल्ड में वो हाफ शिफ्ट में कर सकते हैं और उनको इस तरह का प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो बात की बात है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन अभी जो न्यू लेबर लॉज हुए हैं उसमें हटाने का प्रयास किया गया है। देन आगे देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 जो है वो सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर फॉर वेलफेयर। अगर कहीं भी हमें काम करना, वेलफेयर देना है और सिक्योर करना सोशल ऑर्डर, तो वो किसी भी स्टेट का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब ये समझ लीजिए कि उद्देश्य, किसी भी जब कोई भी स्टेट बनता है, कोई भी चाहे संघ यूनियन बने चाहे स्टेट ओनली बने, तो उनका एक उद्देश्य रहता है वेलफेयर के रिगार्डिंग, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आता है। तो उसमें आर्टिकल 38 डील करता है कि हमें आम जनों को वेलफेयर और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है। देन आर्टिकल 39 ये डील करता है। आर्टिकल 39 में आप मैंने कभी बताया हुआ था, आर्टिकल 39E एंड आर्टिकल 39EF इक्वल रेम्यूनरेशन। इक्वल रेम्यूनरेशन का जो है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 39E एंड आर्टिकल 39F से आया हुआ है, लेकिन उनका जेनिस जो है वो आर्टिकल 39 ही है। तो वहां पे इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल एम्प्लॉयमेंट, ये केस 1962 में सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। देन आफ्टर दैट आर्टिकल 39 का ये टोटली जस्टिफाइड हुआ। वो केस नेम था किशोरी मोहन बक्सी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और वो 1962 में केस हुआ था। देन आफ्टर दैट रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी वो जस्टिफाइड हुआ था। देन आफ्टर दैट इक्वल रेम्यूनरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया था सभी लोगों को, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी। Then after that article 41 right to work and education। आर्टिकल 41 ये बताता है कि अगर कोई लेबर, कोई एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसे काम करने की भी आजादी है, वो कहीं भी जाकर काम भी मांग सकता है और काम के साथ पढ़ाई भी कर सकता है। मींस अगर आप
आपके पास वैकेंसी है, अगर आप इस बयान पे उसको मतलब छांट रहे हो या उसे नहीं दे रहे हो काम कि तुम्हारे पास राइट नहीं है काम करने का, तो वो एक गलत बात होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे राइट दिया है कि राइट टू वर्क, और हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है कि हर किसी को काम देना। इसी के तहत आर्टिकल 49(1) के अकॉर्डिंग ही मनरेगा और नरेगा का जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल 41 से ही बोल सकते हैं कि यहां से निकल कर आया है कि नरेगा और मनरेगा जो है वो हर स्टेट गवर्नमेंट अपना लाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी और 90 दिन का रोजगार मुहैया कराएगी आम मजदूर को, आम जनों को। वो आर्टिकल 41 से नरेगा और मनरेगा का कॉन्सेप्ट आया है। देन आफ्टर दैट आर्टिकल 42, अगर आर्टिकल 42 को देखें तो वो सिक्योर जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन। आप फैक्ट्रीज एक्ट में देखेंगे 1948 में कि कुछ हेल्थ कंडीशन के भी नॉर्म्स हैं, रूल हैं, सेक्शन है, प्रोविजन है, और कुछ वेलफेयर के भी प्रोविजन है कि मींस मतलब अगर 500 वर्कर आप में इन्वॉल्व है तो आपको ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर रहना चाहिए, 500 है तो 250 है तो आपको कैंटीन रहना चाहिए। इस तरह करके कुछ नॉर्म्स प्रोविजन है। आप देखेंगे 1000 अगर एम्प्लॉय है, देन आफ्टर दैट आपके पास सेफ्टी ऑफिसर रहना चाहिए, 500 में वेलफेयर ऑफिसर रहना चाहिए। तो वो सब जो सारे जो नॉर्म्स है वो फैक्ट्रीज एक्ट में जो अमेंडमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 42 प्रोवाइड करता है पावर कि सिक्योर जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट की देखें तो हर स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि लेबर लॉ कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट को अपना रूल और लॉ बनाने की आजादी है। स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक परफार्मा बना दिया, देन उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट बाउंड्री के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकता है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के रिगार्डिंग रूल प्रोवाइड करना, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मातृत्व बेनिफिट जो होते हैं जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको लीव विथ वेजेस देना है, जो कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया हुआ था। तो वो जो मैटरनिटी बेनिफिट का जो लेबर लॉ में कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 42 से ही आया है कि अगर आप लॉन्ग आवर ऑफ स्टैंडिंग, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप एक सप्ताह पहले लिख सकते हैं कि आपको खड़ा लॉन्ग आवर ऑफ स्टैंडिंग वर्क नहीं दिया जाए, या अगर आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं है तो आप सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में। तो वो आर्टिकल 42 से ही आया हुआ है। और देन आफ्टर दैट आर्टिकल 43 सिक्योर द लिविंग वेज डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क। अगर आप मिनिमम वेज की देखें तो मिनिमम वेज हर स्टेट अपना फिक्स करता है, तो वो जो स्टेट को जो पावर दिया गया है वो आर्टिकल 43 से निकल कर आती है कि हर स्टेट अपना एक पॉलिसी के तहत मिनिमम वेज फिक्स करेगी, ताकि जितने भी वहां पे एम्प्लॉयड है उस स्टेट में उनको सभी को एटलीस्ट मिनिमम वेज मिले। और मिनिमम वेज का फिक्सेशन देखेंगे तो फिक्सेशन उनका ये देखा जाता है कि उनको 2 वक्त का खाना मिल सके उस वेजेस में, उसमें साल में 2 बार कपड़े मिल सके, फूड अलाउंसेस मिल सके, एक रहने के लिए घर मिल सके। मींस मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट रोटी, कपड़ा और मकान पे डिपेंड है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, और स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 43 से पावर आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन आफ्टर दैट आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट डिसीजन। आप लोग देखते होंगे, आप लोग जनरली स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के बारे में जानते होंगे, पुराने लेबर लॉ के रिगार्डिंग। उसमें देखते होंगे कि ट्रेड यूनियन के जो नॉमिनी हैं उनको बुलाया जाता है कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन से ज्यादा इफेक्ट एम्प्लॉय ही होते हैं। अगर मैनेजमेंट कहीं प्रोजेक्ट लगा रही है, या वेज को रिड्यूस करना चाहती है, या डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, तो मैनेजमेंट के डिसीजन से सबसे ज्यादा इफेक्ट लेबर और एम्प्लॉय को ही होता है। तो इसलिए अगर मैनेजमेंट का डिसीजन लेता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो ट्रेड यूनियन के जो नॉमिनी है, स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है लेबर लॉ के रिगार्डिंग, या लेबर के वेलफेयर के रिगार्डिंग, या एम्प्लॉय के वेलफेयर के रिगार्डिंग, तो हमेशा ट्रेड यूनियन जितने भी हैं लेबर के, उनके नॉमिनी को बुलाकर बैठाकर उनसे भी राय मशवरा लिया जाएगा। और ट्रेड यूनियन को यह पावर कहां से आता है? आर्टिकल 43A को, उसमें बोला गया है कि पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजन में भाग ले सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और
वो ट्रेड यूनियन को बुला सकते हैं उस मैनेजमेंट के डिसीजन में। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जनरली ये सीडीपीओ बीपीएससी के सिलेबस में ही नहीं है, यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में भी है, और यूपीएससी ईपीएफओ आई थिंक ऑब्जेक्टिव है, ओएमआर होगा। देन आफ्टर दैट आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कौन से आर्टिकल से डील होता है, तो आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल 43 से डील होता है। अगर आपसे पूछ दे कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट किससे डील होता है, तो आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल 39 से डील होता है। इस तरह करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर पूछ दे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन किससे डील होता है, तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 24 से डील होता है। लेकिन बीपीएससी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें इस तरह करके क्वेश्चन नहीं आता है। आपको आ सकता है कि कमेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो आपको अगर आप आर्टिकल का रेफरेंस देते हैं तो एग्जामिनर ज्यादा खुश होते हैं, और आपका जो मार्क्स है ऑब्वियस सी बात है 5 से 10 नंबर किसी नॉर्मल बच्चों से ज्यादा मिलता है आपको, क्योंकि आप आर्टिकल का रेफरेंस देकर बताएंगे कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से आया है, वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से बना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरह अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहे तो दिन आगे मैं सारा बीपीएससी का, ईपीएफओ का, मैं सारा सिलेबस का एक एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ये लेक्चर पार्ट 1 है। देन आफ्टर दैट लेक्चर 1 का पार्ट 2 मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।